everyone, welcome back to my channel. So today our topic is एंटी-साइकोटिक्स. So आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाली हूँ वो है एंटी-साइकोटिक्स. So इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप जान लें कि एंटी क्या है. एंटी का मतलब है एनीथिंग अपोजिट. जैसे हम कुछ कहें सो उसका कुछ अपोजिट निकले कि वो ना हो, सो दैट इज एंटी, समथिंग अपोजिट. एंड व्हाट इज साइकोटिक्स? साइकोटिक्स का मतलब है रिलेटेड टू द ह्यूमन साइकोलॉजी, मीन साइकोलॉजिकल जो फंक्शन है सो उससे रिलेटेड जो मेडिकेशन है या कुछ भी फंक्शनिंग है, सो दैट इज साइकोटिक्स. सो मेनली इन जनरल अगर हम बात करें सो एंटी साइकोटिक्स इज अ ड्रग विच इज यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ साइकोसिस. सो लेट्स मूव टू द साइकोसिस. सो अब साइकोसिस क्या है, राइट? Psychosis are the most severe psychiatric disorders in which thought and emotions are so impaired that contact is lost with the external reality. मतलब जनरल सी बात ये है कि साइकोसिस एक मोस्ट सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जहाँ पे क्या होता है कि जो इंसान है उसकी जो इमोशंस है एंड थॉट्स है उनमें इम्पेयरमेंट है. इम्पेयरमेंट मतलब क्या? अल्टरेशन, राइट? एनी काइंड ऑफ चेंजेस. उसके जो थॉट्स है, उसके जो मन के भाव है, जो कॉग्निशन है, वो जो सोचता है, सो उसमें, और इमोशन मतलब क्या? हंसना, रोना एंड व्हाट आर द इमोशंस यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस, उनमें इम्पेयरमेंट आ जाता है, उनमें चेंज आ जाता है, राइट? एंड that you have to lost the contact with the external reality. मतलब जो सच्चाई है, external reality मतलब क्या? जो सच्चाई है आपके आसपास जो environment में चल रहा है उससे आपका जो contact होता है वो lost हो जाता है. कहीं ना कहीं आप उससे काफ़ी दूर हो जाते हैं, मतलब आपकी अपनी ही fantasy world चल रही होती है, right? Then we'll move to the patients have no insight into these abnormalities. अब इसका क्या मतलब है? Insight का क्या मतलब है? क्या स्वयं निरीक्षण, मतलब इनसाइट मतलब क्या? आप खुद जानते हैं उस चीज को. ओके, सो पेशेंट हैव नो इनसाइट इनटू दीज एबनॉर्मलिटीज. मतलब ये जो एबनॉर्मलिटीज उनके साथ है, मतलब ये जो साइकोसिस है उनके साथ, सो उन पेशेंट्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता. ओके, दैट इज दे आर नॉट अवेयर दैट दे हैव सच अ प्रॉब्लम. अब देखिए, जैसे कोई भी सोमैटिक डिसऑर्डर है, जैसे आपके पेट दर्द हो रहा है या कार्डियक अरेस्ट है, कुछ भी वट एवर प्रॉब्लम इज देयर, सो आपको उसके रिलेटेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइंस एंड सिम्टम्स नजर आते हैं. तो आपको पता है कि हाँ, आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है हाथ पे, पाँव में दर्द हो रहा है तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है पाँव पे. बट ये जो साइकोसिस है, दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, राइट? सो यहाँ पे इंसान को पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्या है और एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम है भी उसको या नहीं. देन दीज इंक्लूड फंक्शनल और इडियोपैथिक डिसऑर्डर. अब फंक्शनल क्या? फंक्शनल मीन्स रिलेटेड टू द बॉडी फंक्शंस, रिलेटेड टू द फिजियोलॉजी. एंड इडियोपैथिक डिसऑर्डर, इडियोपैथिक का क्या मतलब है? अननोन, मतलब जिसका कॉज अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है, राइट? वेयर देयर इज नो डिफाइनेबल कॉज, यस, लाइक इन सिजोफ्रेनिया, पैरानोइया एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर. अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि इडियोपैथिक जो अननोन कॉज है वो कौन कौन से डिसऑर्डर में जनरली हम देखते हैं, दैट इज सिजोफ्रेनिया, पैरानोइया एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर. अब सिजोफ्रेनिया क्या है? अब जनरली मैं सिजोफ्रेनिया के बारे में अब नेक्स्ट कभी वीडियो में चर्चा करूंगी. अब फॉर नाउ यू हैव टू नो दैट सिजोफ्रेनिया, सिजो का मतलब है स्प्लिट, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना, एंड फ्रेनिया का, फ्रेन का अर्थ है आपका ब्रेन. सो जनरली सिजोफ्रेनिया का मतलब है स्प्लिट माइंड, मतलब आप क्या सोचते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें स्प्लिटिंग आ जाती है. मतलब अभी आप कुछ और सोच रहे हैं, तभी आप कुछ और सोच रहे हैं, या फिर आपके थिंकिंग में, आपकी रीजनिंग में, आपके कॉग्निशन में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है. तो दैट इज स्प्लिट माइंड. देन पैरानोइया, पैरानोइया का अर्थ है कि द फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन. परसिक्यूशन क्या? परसिक्यूशन मतलब कि आपको फीलिंग ये होने लगता है कि ये इंसान मुझे मारना चाहता है. ऐसी फीलिंग आती है जैसे नॉर्मली फिल्म्स में हम देखते हैं या कभी भी जनरली वहीं पे देखने को मिलता है कि कोई इंसान ऐसा कह रहा है कि हाँ, ये तो मुझे मारना चाह रहा है, या फिर ये कोई साजिश हो रहा है कि मुझे ही मारना चाह रहा है. ऐसा मतलब ये जो सोच है ये जो बदल जाती है. सो दिस इज अ पैरानॉइड डिसऑर्डर. ओके, देन अफेक्टिव डिसऑर्डर. अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब है there is alteration with your thinking, with your reasoning. So this is all about the psychosis. Then we'll move to the antipsychotics. अब antipsychotics क्या है देख लेते हैं.
These are psychotropic drugs which are used for the treatment of psychotic symptoms. एंटीसाइकोटिक क्या है? ये है साइकोट्रोपिक ड्रग्स है. साइकोट्रोपिक का क्या मतलब है? जो साइकोसिस से आपको दूर ले जाए, जो उन सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करे. सो दोज आर साइकोट्रोपिक ड्रग्स which are used for the treatment of psychotic symptoms. अब कोई भी साइकोटिक सिम्टम्स है उससे आपको ट्रीट करने में ये जो ड्रग्स है काफी कारगर है. अब हाँ, ये मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि ये जो साइकोसिस है, जनरली साइकोसिस आपके दिमाग में जब आए तब आप क्या 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक सोचें. 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्या? हेलुसिनेशन, इल्यूजन एंड डेल्यूजन. सो ये 3 चीजें क्या क्या है? हेलुसिनेशन का मतलब है फॉल्स परसेप्शन. फॉल्स परसेप्शन क्या? परसेप्शन मतलब क्या? आपकी जो थिंकिंग है, मतलब आप क्या सोचते हैं या आप क्या समझते हैं एक चीज को या एक ऑब्जेक्ट को या कोई सिचुएशन है उसके बारे में. तो हेलुसिनेशन का मतलब है फॉल्स परसेप्शन, मतलब जो नहीं है, जो झूठ है वो आप सोच रहे हैं. मतलब जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, देन विजुअल हेलुसिनेशन है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन है. सो ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन है, उसके बारे में मैं भी किसी वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगी. सो जनरली हेलुसिनेशन का क्या मतलब है? फॉल्स परसेप्शन, की जो नहीं है उसको भी आप सोच रहे हैं कि हाँ ये तो है. देन कम टू द इल्यूजन. इल्यूजन क्या है? इल्यूजन है मिसपरसेप्शन. अब मिसपरसेप्शन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके सामने कोई रोप गिरा हुआ है, जैसे रस्सी होती है, राइट, वो गिरी है, बट आपको लग रहा है वो तो रस्सी नहीं है, वो तो सांप है. मतलब वो है कुछ और आपने मिसपरसीव किया है, आपने सोचा क्या उसको? सांप. सो दिस इज इल्यूजन. एंड डेल्यूजन, व्हाट इज डेल्यूजन? डेल्यूजन आर फिक्स्ड फॉल्स परसेप्शन. अब हेलुसिनेशन में भी मैंने बताया कि फॉल्स परसेप्शन, डेल्यूजन में भी फॉल्स परसेप्शन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? डेल्यूजन में क्या होता है? फिक्स्ड होता है, मतलब वो आप चेंज नहीं कर सकते. मतलब कुछ जैसे पेशेंट है जो हेलुसिनेशन में अगर हम उनको कहें कि नहीं आपको ट्रीट कर रहे हैं, ये चीजें आपको नजर आएंगी, बट दीज आर नॉट ट्रू, दीज आर फॉल्स. सो वो कहीं ना कहीं हमसे कोऑपरेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं समझते हैं. बट डेल्यूजन जो है यहाँ पे वो चीजें फिक्स्ड होती है, मतलब ये जो फिक्स्ड है उनकी मेंटालिटी को आप चेंज नहीं कर सकते. मतलब ये है तो ये है, दिस कांट बी चेंज्ड. So these are the 3 main characteristics of psychosis. What are those? Hallucination, illusion and delusion. Okay? Then we'll again come to the antipsychotics. These are also called as neuroleptics as they produce neurological effects. मतलब antipsychotics को भी हम अलग से और क्या कह सकते हैं? न्यूरोलेप्टिक्स. मतलब अगर कहीं आपको ये क्वेश्चन में आए कि न्यूरोलेप्टिक्स क्या है या एंटीसाइकोटिक क्या है, दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. सो बिकॉज अब इनको न्यूरोलेप्टिक्स क्यों कहेंगे? बिकॉज दे प्रोड्यूस न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स. मतलब ये जो ड्रग्स है वो न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स मतलब क्या? आपका CNS, आपका ब्रेन, सो वहां पे जाके इफेक्ट करेंगे. सो दैट्स व्हाई दीज ड्रग्स आर नोन एज न्यूरोलेप्टिक्स. देन दीज मेडिकेशंस कैन नॉट क्योर. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या? दीज मेडिकेशन कैन नॉट क्योर द इलनेस बट दे कैन टेक अवे मेनी ऑफ द सिम्टम्स. मतलब जनरली आप ये नहीं कह सकते कि आपने आज से एंटीसाइकोटिक लेना स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे जाके आपको पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल बीमारी जो भी है आपकी, वहां से आपको मतलब निजात मिल जाएगा इस चीज का, इससे आप बिल्कुल ट्रीट हो जाएंगे. ऐसा नहीं है, ऐसा हम प्रॉपरली कह नहीं सकते. हाँ, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे देखा गया है, बट वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम होता है, बहुत मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, बहुत लंबी टाइम आपको चाहिए होता है उससे. बट दीज कैन टेक अवे मेनी ऑफ द सिम्टम्स. बट इन जो साइकोटिक्स ड्रग है, जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, इनको अगर आप लें तो ये जो भी सिम्टम्स है जैसे हेलुसिनेशन है, डेल्यूजन है, इल्यूजन है, या और भी कुछ जैसे पैरानॉइड डिसऑर्डर्स हैं, मतलब परसिक्यूशन, कोई मानी की कुछ नहीं, वटएवर द सिम्टम्स आर, सो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जाके आपके न्यूरो सिस्टम में काम करेंगे, वहां पे जाके इफेक्ट करेंगे और उन सिम्टम्स से कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिल सकता है या सबसाइड हो जाएंगे, कम होने लगते हैं ये सारी चीजें. देन और मेक देम माइल्डर, उनको कहीं ना कहीं कम कर दें. सो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1950s. मतलब 1950 के दौर में पहला एंटीसाइकोटिक्स यूज हुआ था या फिर इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे मतलब इसके बारे में पता चला था. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीसाइकोटिक्स.
नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है, जनरली जो नर्सिंग पोर्शन है वहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी इन ड्यू टू फार्माकोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनरली ये 8 मेन क्लासेस में डिवाइड होते हैं और मैं यहाँ पे आपको उनके एक एक एग्जाम्पल के बारे में भी ज़रूर बता दूंगी। सो फर्स्ट वन इज फिनोथायोजाइंस और उसका एग्जाम्पल है क्लोरप्रोमाजिन। सो क्लोरप्रोमाजिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ही वाइड वैरायटी ड्रग है जो यूज किया जाता है। जनरली एंटीसाइकोटिक कभी आपके दिमाग में आए तो पहला नाम ही क्लोरप्रोमाजिन आ जाता है। सो दैट इज CPZ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड द सेकंड क्लास इज थायोजैंथीन्स। थायोजैंथीन्स का एग्जांपल है क्या? फ्लूपेंथिक्सोल, फ्लूपेंथिक्सोल। ओके, देन ब्यूटायरोफिनोन्स, ब्यूटायरोफिनोन्स का एग्जांपल है haloperidol. Then the next one is diphenyl butyl. इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज पिमोजाइड. देन अगेन इज पिपेरिडीन्स, इसका एग्जाम्पल है पेनफ्लूरिडॉल, पेनफ्लूरिडॉल. देन द नेक्स्ट वन इज इंडोलिक डेरिवेटिव्स, उसका एग्जाम है क्या? मोनोलिंडोन. देन द नेक्स्ट वन इज डाइबेंजोजापीन्स, इसका एग्जाम्पल है लोजापाइन. Then the last one is atypical antipsychotics. अब atypical antipsychotic इसका एक बहुत ही अच्छा जाना माना एग्जाम्पल है दैट इज ओलैंज़ापीन. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन. ये जनरली पूछा नहीं जाता है बट फिर भी आपके ज्ञान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक या दो एग्जाम्पल इसके याद कर लें सो ये काफ़ी इजी हो जाएगा. कहीं अगर आपको पूछे कि नेम सम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, सो वहाँ पे जनरली आप क्लोरप्रोमाजिन दैट इज CPZ शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे और हैलोपेरिडॉल या ओलैंज़ापीन, सो इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं. देन विल मूव टू द इंडिकेशंस. अब इंडिकेशन क्या है कि कहाँ ये चीज़ यूज होते हैं, कि कौन कौन सी बीमारी हो या कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं या इस एंटीसाइकोटिक्स का हम यूजेज वहाँ पे देख सकते हैं. तो द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक मतलब क्या? रिलेटेड टू द ऑर्गन. अब साइकेट्रिक डिसऑर्डर में तो जनरली इट इज रिलेटेड टू अवर ब्रेन. सो अब यहाँ पे ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं वो देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज डेलीरियम. अब डेलीरियम क्या है? इट इज द इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस एंड ओरिएंटेशन. मतलब कॉन्शियस, एक जो कॉन्शियसनेस है, मतलब आप कॉन्शियस है या नहीं, आप उस सिचुएशन को समझ रहे हैं या नहीं, सो वो चीज़ आपकी इम्पेयर्ड हो जाती है. देन अगेन आपका जो इंटेलेक्ट है वो भी इम्पेयर्ड है. आपकी जो ओरिएंटेशन है, मतलब जनरली देखते हैं ओरिएंटेड टू टाइम, पर्सन एंड पीपल, वो है या नहीं, मतलब वो जान रहा है, वो जिस स्थिति में है उसके आसपास के लोगों के बारे में वो प्रॉपर जो भी उसके सामने चल रहा है, उसके इन्वायरमेंट में जो घट रहा है उसके बारे में वो वाकिफ है या नहीं. सो डेलीरियम जो प्रॉब्लम है, जो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, यहाँ पे देखते हैं कि देयर इज अ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस एज वेल एज the impaired orientation in the human. Then the next one is dementia. Dementia मतलब क्या? It is the impairment of memory, impairment in the your intellect. मतलब आपकी intellectual जो capacity है वहाँ पे and आपकी जो memory है, मतलब generally हम इसको क्या बोलेंगे? forgetfulness. आप भूल जाते हैं उस चीज़ों को. amnesia का मतलब है भूल जाना. So amnesia से ही relate करता है dementia. यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा forgetfulness होने लगती है. Then the next one is delirium tremens. यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे डेलीरियम है, बट डेलीरियम ट्रेमेंस जनरली होता है क्या? वन टाइप ऑफ विड्रॉल सिंड्रोम है जो कि आपको देखने को मिलता है अगर साइकोट्रोपिक ड्रग से आप कहीं ना कहीं दूर जाएं, सो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है. देन द नेक्स्ट वन इज ड्रग इंड्यूस साइकोसिस. ड्रग इंड्यूस साइकोसिस मतलब ड्रग मतलब कोई भी मेडिकेशन, इंड्यूस मतलब वो चीज़ आपको इफेक्ट कर रहा है. सो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस मतलब साइकोसिस होने के पीछे उस मेडिकेशन का हाथ है. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. देन विल मूव टू द फंक्शनल डिसऑर्डर्स. मतलब जो फंक्शनिंग है ब्रेन की, वहाँ पे अगर कोई इम्पेयरमेंट हो या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, सो दैट इज द कॉज. सो यहाँ देख लेंगे उसमें क्या क्या है. फर्स्ट वन इज schizophrenia, that is the split mind. The second one is paranoid disorders, that it means there is a feeling of persecution as I have already told. Then the next one is
मूड डिसऑर्डर्स। अब मूड मतलब क्या, आपका जो मूड है, जनरली बोलते हैं मेरा मूड सही नहीं है यार, या फिर अरे आज मेरा मूड खराब है। सो ये जो मूड है, ये जो आपका इफेक्ट है, सो वहां पे अगर डिसऑर्डर्स है उससे रिलेटेड, सो देख लेते हैं क्या क्या रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज मैनिया। मैनिया मतलब क्या, सीवियर हाइपर एक्टिविटी, मतलब यूफोरिक हो जाना, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना, मतलब अभी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनिक सिम्टम्स में आते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज मेजर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स। अब डिप्रेशन जनरली क्या है, आपको पता है कि स्ट्रेस जब हम बहुत ज़्यादा होते हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, सो हमारा माइंड जो होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। देन ड्यू टू एंग्जाइटी ऑल्सो वी फील डिप्रेस्ड। सो ये जो डिप्रेशन है उसके साथ भी अगर कोई साइकोटिक सिम्टम्स है, साइकोटिक सिम्टम्स मतलब क्या, 3 इंपॉर्टेंट चीज है, delusion, then illusion, then hallucination. Okay, then we'll come to the childhood disorder. अब बच्चों में क्या डिसऑर्डर देखने को मिलता है, attention deficit hyperactivity disorder, that is ADHD. अटेंशन डेफिसिट मतलब क्या, डेफिसिट मतलब क्या, कम, अटेंशन, ये जो अटेंशन है वो बच्चों में कम हो जाता है, और साथ ही साथ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब उनका मन कहीं भी, उनकी जो मन की स्थिति है वो एक जगह पे कहीं भी स्टैग्नेंट नहीं होती है, वो कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कहीं भी अटेंटिव नहीं हो पाते। अभी यहाँ है तो 2 मिनट बाद कुछ और सोच रहे हैं, तो इसीलिए उनके जो पढ़ाई है, उनका जो माइलस्टोन्स है वो भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपरली उनमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। सो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ADHD में। देन ऑटिज्म। सो ऑटिज्म अब क्या है, दिस इज अ सीवियर न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर। न्यूरो बिहेवियर क्या, न्यूरो मीन्स रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, एंड बिहेवियर मतलब क्या, आपका जो बिहेवियर है, आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, सो दैट इज न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर। सो यहाँ पे जनरली क्या देखा जाता है ऑटिज्म में, सो ये होता है चाइल्ड में। अब यहाँ पे क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन जो होता है, मतलब बच्चे दूसरों से जिस तरीके से बात करते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, फिर खेलते हैं, वो सारी चीज़ें कम हो जाती है, मतलब वो सिमट जाते हैं अपने ही अंदर, वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, अपने ही अंदर रहते हैं। सो दिस इज ऑटिज्म। देन एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस इज व्हाट, दिस इज द इनवॉलंटरी यूरिन पासेज। यहाँ पे क्या होता है, जो यूरिनेशन है वो इनवॉलंटरी तरीके से हो जाता है, मतलब आपको पता नहीं चलता, या जनरली बच्चे वो यूरिन पास कर देते हैं। सो दैट इज एन्यूरेसिस। एंड देन कंडक्ट डिसऑर्डर। यस, कंडक्ट डिसऑर्डर इज द वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे कंडक्ट डिसऑर्डर का क्या मतलब है, ये बच्चों में जनरली पाया जाता है। कंडक्ट का क्या मतलब है कि कुछ भी जो रूल्स के खिलाफ हो, सो मतलब जैसे जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें आप अच्छे से बिहेव करें, आप अपने बच्चों को गुड मैनर सिखाएं, मतलब जैसे कोई आए तो उन्हें विश करें, या फिर दूसरों का नुकसान ना करें, तो ये सारी चीज़ें जो नेचुरल होती है। बट कंडक्ट डिसऑर्डर ये तरह का डिसऑर्डर है जहाँ पे ये सारी चीज़ें इम्पेयर्ड हो जाती है। मतलब जनरली देखते हैं कि इन डिसऑर्डर्स का साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, कि जो बच्चा होता है वो, जैसे आपकी कार रखी हुई है, सो पड़ोसी का बच्चा है, उसने कार पे पत्थर मारा, कार का शीशा तोड़ दिया, देन लड़ रहा है और चोरी चकारी कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो मतलब इलीगल चीज़ें हैं, जो इलिसिट चीज़ें, उनमें उनका ध्यान काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, कहीं कहीं मतलब चाकू छुरी उठा भी सकते हैं, मतलब डरा भी सकते हैं, अपने से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी काफ़ी हैरेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कंडक्ट डिसऑर्डर में। सो दीज आर ऑल द चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स। देन विल कम टू द neurotic and other psychiatric disorder. Neurotic means related to the neurons. Then other psychiatric disorders. So what are those? The first one is anorexia nervosa. It is a eating disorder. यहाँ पे आपको भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करेगा, सो कहीं खाया नहीं है फिर भी बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से फिर भी आपको खाने का मन नहीं करे, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, तो दिस इज काइंड ऑफ अ ईटिंग डिसऑर्डर। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जनरली लोग काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं अपने फिगर को लेके, कि यार मुझे पतला दिखना है, वट एवर इट इज़, और जनरली क्योंकि फिगर की बात है तो हाँ, ये लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। देन सेकेंड वन इज सीवियर इंट्रैक्टेबल एंड डिसेबिलिटी एंग्जाइटी। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है उसकी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में है। इंट्रैक्टेबल मतलब कहीं ना कहीं सही नहीं हो पा रहा है, दैट इज, एंड डिसेबिलिटी एंग्जाइटी मतलब ये जो एंग्जाइटी है, ये जो स्ट्रेस है आपके अंदर, ये कहीं ना कहीं इतनी सीवियर नतीजे पे पहुंच चुका है कि वो सही नहीं हो पाता, चाहे आप उसको जितना शांत कर ले। सो दिस इज न्यूरोटिक एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। देन द नेक्स्ट वन इज मेडिकल डिसऑर्डर्स। अब मेडिकल डिसऑर्डर्स क्या क्या है,
हंटिंगसन्स डिजीज. अब हंटिंगसन डिजीज क्या है? दिस इज प्रोग्रेसिवली ऑनगोइंग ग्रेजुअली ऑनगोइंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जहाँ पे क्या होता है आपकी जो न्यूरॉन्स है वो डीजेनरेट होने लगती है. सो दिस इज द हंटिंगसन्स डिजीज. देन नॉजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा फील होना और उल्टी आना. देन टिक डिसऑर्डर्स. टिक डिसऑर्डर्स क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल टूरियड सिंड्रोम है. यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं या कुछ भी जो सिम्टम्स है सेम चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे च च वो ऐसा बोलना, या फिर पलके झपकना, या फिर जो लिप स्मैकिंग, ये सारी नेल बाइटिंग, ये सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन, मतलब कुछ देर छोड़ के, कुछ देर छोड़ के, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें किसी इंसान में, सो दिस इज टिक डिसऑर्डर. देन एक्लेम्शिया. एक्लेम्शिया इज व्हाट? इट इज hypertension in time of pregnancy. Then heat stroke as usual. Then tetanus. Then severe pain in malignancy. So malignancy is what? Some type of cancer. अगर कैंसर आपको है so उस टाइम पे भी अगर सीवियर पेन का महसूस आपको हो रहा है, so these are the medical disorders. So these all are the indications जहाँ पे आप एंटीसाइकोटिक यूज कर सकते हैं. Okay. Then we'll move to the chlorpromazine. जैसा कि मैंने बताया था, chlorpromazine is the first kind of drug, और ये जो ड्रग है वो बहुत ही लार्ज वैरायटी में यूज होता है. सो CPZ, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो CPZ है क्लोरप्रोमाजिन का. ओके, सो क्लोरप्रोमाजिन इज एंटीसाइकोटिक विद अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्शन. सो इसका जो एक्शन है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ये काफी वाइड वैरायटी है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा मामलों में यूज हो सकता है. Then we'll see the mechanism of action, मतलब इसका जो मैकेनिज्म है, ये काम किस तरीके से करता है वो देख लेते हैं. So this is the important thing. You should listen this one properly. Okay. यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सॉन है, जो न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है, वहाँ पे जो टायरोसिन है, टायरोसिन इज व्हाट? अ काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. दिस चेंजेस इनटू डोपामिन एंड अगेन डोपामिन इज रिलीज्ड. देन वहाँ पे क्या करता है, जो न्यूरोलेप्टिक्स है या जो क्लोरप्रोमाजिन है, जो एंटीसाइकोटिक है, वो उस चीज को जाके रोक देता है. कहाँ पे जाने से रोकता है? D2 रिसेप्टर्स में. रिसेप्टर मतलब क्या? जो रिसीव करने के लिए बैठा हुआ है. सो वो ब्रेन में पाया जाता है. रिसेप्टर दो तरीके के, D1 रिसेप्टर एंड D2 रिसेप्टर, और D2 रिसेप्टर पे जाके ये अपना काम करता है. सो अब देख लेते हैं प्रॉपरली क्या है. क्लोरप्रोमाजिन ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर्स इन द CNS. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां पे जाने से पहले ही क्लोरप्रोमाजिन क्या करता है? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेता है. तो वहां पे डोपामिन जा ही नहीं पाता है, पहुंच ही नहीं पाता है. तो डोपामिन की जो जगह है वहां पे न्यूरोलेप्टिक जाके बैठ जाता है. तो अगर प्रॉपरली आपकी जगह कोई और ले ले तो मतलब आप उस जगह को नहीं ले सकते. सो कहीं ना कहीं वो डोपामिनर्जिक जो काम है उस चीज को सबसाइड कर देता है. तो यहाँ पे होता है, सिंस डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी इज थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिजोफ्रेनिया, DA रिसेप्टर ब्लॉकेड हेल्प्स टू सबसाइड द सिम्टम्स. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जैसे सिजोफ्रेनिया है, स्प्लिट माइंड है, इन टाइप की जो डिजीज है, कंडीशंस है, वहां पे ये बताया गया कि जो डोपामिन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनकी जो अगर ओवर एक्टिविटी हो जाती है, सो ये काम करता है क्या? बहुत ज्यादा सिजोफ्रेनिक होने के लिए. सो अगर सिजोफ्रेनिया को हमें रोकना है, सो पहले हमें न्यूरोट्रांसमीटर को रोकना पड़ेगा. न्यूरोट्रांसमीटर को कौन जाके रोकेगा? न्यूरोलेप्टिक जो है, जो क्लोरप्रोमाजिन है, वो जाके रोक देगा. सो हियर they will use to subside the symptoms. तो जहाँ पे क्या होता है, जो symptoms है सिजोफ्रेनिया के, वो सबसाइड हो जाते हैं, रिप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. देन विल गो टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब फार्माकोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से वो काम करता है. तो हम सिस्टमिक वे में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है. सो द फर्स्ट वन इज CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो क्या क्या काम करता है वो देख लेते हैं. बिहेवियरल इफेक्ट, मतलब आपके जो बिहेवियर है, जो आपका तरीका है बात करने का, ये जो आपका बिहेवियर है, व्यवहार किस तरीके से करते हैं, वहां पे जाके ये इफेक्ट करता है. सो व्हाट इट विल डू? CPZ डिक्रीजेस मोटर एक्टिविटी. मतलब मोटर एक्टिविटी क्या है आपकी? मोटर एक्टिविटी मतलब जैसे मोटर एक्टिविटी क्या होती है? जैसे बैठना, खाना, नाचना, चलना, बात करना, ये सारी जो मोटर एक्टिविटीज है, इनको डिक्रीज कर देता है. मतलब कहीं ना कहीं आप गुमसुम से हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, या फिर जो भी मोटर काइंड ऑफ एक्टिविटी है जो इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है, तो इनको सबसाइड कर देता है. देन ड्राउजीनेस. ड्राउजीनेस मतलब क्या? फीलिंग ऑफ लाइक अच्छा नहीं लग रहा है, कभी मलाइज हो रहा है, फैटिग हो रहा है, या आपको चक्कर सा भी कभी कभी फील हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है. देन रिलीज एंजाइटी. एंजाइटी रिलेटेड अगर आपको कोई डिसऑर्डर है, उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है. सो दीज आर द वर्क्स ऑफ CNS.
देन अदर सीएनएस एक्शन, अब सीएनएस में ही अदर एक्शंस क्या क्या करेगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है, सो कॉर्टेक्स में ये क्या काम करता है, सीपीजेड लोअर सीजर थ्रेशोल्ड एंड कैन प्रिसिपिटेट कन्वर्जन्स इन अनट्रीटेड एपिलेप्टिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब जरा ध्यान से सुनिए इस चीज को, क्या है, सीपीजेड लोअर सीजर थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड का क्या मतलब, थ्रेशोल्ड का मतलब है एक अल्टीमेट पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक अल्टीमेट पॉइंट है, इसके ज्यादा आप काम नहीं कर सकते या इससे ज्यादा आप एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, सो थ्रेशोल्ड मतलब वो। अब सीजर थ्रेशोल्ड, सीजर को कन्वर्जन्स भी कहते हैं, फिट्स भी कहते हैं, ये काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जहाँ पे क्या होता है, आपकी जो ब्रेन की जो न्यूरोटिक फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से फायरिंग होने लगती है, जिस वजह से आपको जैसे ट्रेमर्स हो सकते हैं, सो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो इसके बारे में भी मैं किसी और वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी इन डिटेल। ओके, सो यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि सीपीजेड लोअर्स सीजर थ्रेशोल्ड, मतलब सीजर्स का जो थ्रेशोल्ड है, वो जो अल्टीमेट पॉइंट है, उसको सीपीजेड कम कर देता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि and can precipitate convulsions in untreated epileptics। अब untreated epileptics का क्या मतलब है, convulsions बोलते हैं कि एक बार हो, epilepsy का मतलब है कि कंटिन्यूसली अगर आपको convulsions है या फिट्स की चीज़ें, ये अगर एपिसोडिक मतलब उसके जो एपिसोड्स है वो कंटिन्यूस हो, तो दैट इज एपिलेप्सी। ओके, सो जो अनट्रीटेड एपिलेप्सी पेशेंट है, तो जिनमें एपिलेप्सी देखा जाता है बट वो ट्रीट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, मतलब ये पता है कि उससे वो प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, प्रोलॉन्ग चलने वाला है, तो उन लोगों में ये उस चीज़ को प्रिसिपिटेट करता है, मतलब और क्या बढ़ावा देता है उस चीज़ को, और कन्वर्जेंस का जो थ्रेशोल्ड है उसको कम कर देगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक गिने, सो 10 इज अ थ्रेशोल्ड, उसके बाद अगर कुछ भी हो तो आपको एपिलेप्सी हो सकता है, तो 10 तक एटलीस्ट इंसान जाएगा, बट इसका प्रिसिपिटेट करके इसको और कम कर देता है, मतलब उसका जो थ्रेशोल्ड है, मतलब जहाँ पे 10 तक जाएगा वो उससे पहले ही 8 तक पहुँचते उसको एपिलेप्सी के अटैक आने लग जाते हैं। सो ये काम वो करता है, व्हाट, सीपीजेड कॉर्टेक्स में जाके मेनली इफेक्ट करता है। सो दीज आर काइंड ऑफ इफेक्ट्स। देन हाइपोथैलेमस में वो क्या क्या हेल्प करेगा, CPZ decreases gonadotropin secretion and may results in amenorrhea in women। अब gonadotropin मतलब क्या, आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, जैसे सेक्सुअल हार्मोन्स क्या, फीमेल में आप देख सकते हैं ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, मेल्स में देख सकते हैं टेस्टोस्टेरॉन है। सो ये जो गोनाडोट्रोपिन की जो सेक्रेशन होती है, जो आपके बॉडी से रिलीज होता है, इन चीज़ों को कम कर देगा, जिस वजह से क्या देखने को मिलता है, एमेनोरिया इन वुमेन, मतलब क्या, there is a cessation, there is a pausation of the menstrual cycle, मतलब menstrual cycle में बंद आ जाता है, मतलब सीज हो जाता है वो साइकिल, वुमेन्स में देखने को ये चीज मिलता है, राइट। देन बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया में क्या काम करेगा, CPZ results in extra pyramidal symptoms, that is drug induced Parkinsonism। अब extra pyramidal symptoms क्या है, ये मैं फिर आपको किसी दूसरे वीडियो में प्रॉपरली इसके बारे में चर्चा करूंगी, तो यहाँ पे आप जान लें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या है। दीज आर अ काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। सो अगर एंटीसाइकोटिक अगर ज़्यादा लें या इसकी मात्रा कभी ज़्यादा हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो ये सारी इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में जैसे मैं बताती हूँ, ट्रेमर्स हो जाता है, रिजिडिटी है, ब्रैडीकाइनेशिया है, देन कुछ रैबिट सिम्टम्स है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। और ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, पार्किंसनिज्म भी एक टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे देखने को मिलता है 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज 1 इज ट्रेमर्स, मतलब हाथ पांव कांपने लगते हैं, रिजिडिटी मतलब क्या, स्टिफनेस आ जाती है, एंड द थर्ड मेन सिम्टम इज ब्रैडीकाइनेशिया, मतलब क्या, जो आपके चलने का तरीका या फिर जो भी आप काम करने जाते हैं वो काफ़ी स्लो होता है। जनरली अगर आप एक पानी का ग्लास है या कुछ भी है, या फिर मान के चलिए ये पेन है, इस पेन को आप उठाएंगे, उठाया, खोला, लिखना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द नॉर्मल क्राइटेरिया। बट ब्रैडीकाइनेशिया में क्या होता है, इस पेन को उठाने में ही आपको 5 मिनट टाइम लगेगा, तो ऐसे 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 आप जाएंगे धीरे धीरे, आपका हाथ भी कांप रहा है, ट्रेमर्स भी हो रहा है, रिजिडिटी भी है, स्टिफनेस भी है बहुत ज़्यादा, फिर आप उस पेन को उठाएंगे, कभी कभी वो गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पार्किंसनिज्म में देखने को मिलती है। एंड ओके, देन विल मूव टू द ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम क्या है, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इन दोनों चीज़ों को साथ में ब्रेन स्टेम कहेंगे। सो ब्रेन स्टेम में ये क्या करेगा, वैसोमोटर रिफ्लेक्सेस आर डिप्रेस्ड लीडिंग टू फॉल इन बीपी। जो वैसोमोटर रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्स मतलब क्या, एक चीज़ के स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिफ्लेक्स आपके बॉडी में है, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स।
अब वैसोमोटर रिफ्लेक्स को ये कम कर देगा, डिप्रेस कर देगा, जिस वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू फॉलिंग द बीपी, मतलब हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है सडनली. ओके, सो दिस आर द अदर CNS एक्शंस. देन विल मूव टू द ANS. ANS मतलब क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. यहाँ पे क्या काम कर देगा, ड्राइनेस ऑफ द माउथ. तो ड्राइनेस हो जाएगी आपके माउथ में, जैसे सलाइवा है, सेक्रेशंस हो रही है, तो यहाँ पे क्या एक फीलिंग आती है कि आपको जैसे मॉइस्ट फीलिंग है, राइट. तो अगर एंटीसाइकोटिक जाएगा तो यहाँ पे क्या फीलिंग होता है, ड्राइनेस लगने लगती है, सूखा पड़ जाना, ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी आपको प्यास लग रही है, या मुंह में लगता है, या गले के टाइम पे वहाँ पे फील होने लगता है कि बहुत सूखा है, बहुत ड्राई है, ऐसा मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी फीलिंग आएगी. देन रिड्यूस स्वेटिंग. स्वेट जो आपका जो पसीना आना होता है आपके बॉडी में, सो दैट इज ऑल्सो गॉट रिड्यूस्ड. देन डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी. गैस्ट्रिक मोटिलिटी मतलब क्या, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, HCl है, देन ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये सारी चीजें जो भी गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए काम आती है, तो ये भी डिक्रीज हो जाती है, राइट. देन कॉन्स्टिपेशन. अब कॉन्स्टिपेशन, दिस इज द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि आपके बॉडी में पानी का जो निकास है वो बंद हो जा रहा है, स्वेटिंग भी नहीं हो रही है, माउथ में भी ड्राइनेस आ चुकी है, देन जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन है वो भी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं पानी का जो एक्सक्रीट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, तो जिस वजह से आप जब स्टूल पास करेंगे वो भी काफ़ी हार्ड हो जाता है. सो दिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. देन द नेक्स्ट वन इज यूरिनरी रिटेंशन. यस, दिस इज ऑल्सो हैपन. यूरिनरी रिटेंशन क्यों, क्योंकि वो पानी बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो जो रिटेंड हो जाता है, जो यूरिनरी ब्लडर है वहाँ पे जो यूरिन है वो सस्टेन हो जाता है, वो रुक जाता है, प्रॉपर यूरिनेट इंसान नहीं कर पाता है. सो दिस इज ऑल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड साइंस. ओके, देन CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब दिल पे वो क्या असर करेगा, देख लेते हैं. न्यूरोलेप्टिक्स प्रोड्यूसेस हाइपोटेंशन ड्यू टू अल्फा ब्लॉकेड एक्शंस एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया. अब यहाँ पे दो तरह के ब्लॉकेड होते हैं, मतलब रोकना, अल्फा ब्लॉकेड एंड बीटा ब्लॉकेड. अब CVS में क्या करेगा, न्यूरोलेप्टिक जाएगा, जैसे मेनली क्लोरप्रोमाजिन, दैट इज CPZ जाता है, प्रोड्यूसेस हाइपोटेंशन, मतलब कि आपकी BP में फॉल आ जाएगा, ब्लड प्रेशर में, एंड ड्यू टू किस वजह से आएगा, अल्फा ब्लॉकेड हो जाता है, कुछ रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, मेनली अल्फा रिसेप्टर्स, तो जिस वजह से BP डाउन हो जाएगा, एंड दिस कॉज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया. टैकीकार्डिया का क्या मतलब है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, आपकी धक 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 बहुत जल्दी होने लगती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है काफी. सो दिस इट विल डू इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. देन विल मूव टू द लोकल एनेस्थेटिक. ये जो CPZ है, मतलब क्लोरप्रोमाजिन है, इट हैज ऑल्सो लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज. एनेस्थेशिया का क्या मतलब है, लॉस इन द सेंसेशन. आपका जो सेंसेशन है, कोई सर्जरी वगैरह होती है तो वहाँ पे आप एनेस्थेशिया यूज करते हैं. एनेस्थेशिया के भी टाइप्स है, रीजनल एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेशिया. तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है CPZ. क्योंकि क्यों एनेस्थेशिया काम करता है, बिकॉज दिस CPZ को मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज अ वाइड वेराइटी, वाइड रेंज ऑफ एक्शंस है इसकी. तो ये जो CPZ है ये एनेस्थेटिक का भी काम करेगा. देन किडनी. अब किडनी में क्या काम करता है ये देख लेते हैं. CPZ डिप्रेसेस ADH सेक्रेशन. सो एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है उसकी जो सेक्रेशन क्या है उसको वो डिप्रेस कर देगा, कम कर देगा, राइट, एंड हैज वीक डायूरेटिक इफेक्ट्स, जिस वजह से क्या होगा, डायूरेसिस होगा, मतलब मोर यूरिनरी पासेज हो सकता है. सो दिस इट विल डू टू द किडनी. ओके, व्हाट, CPZ, that is chlorpromazine. It is a main kind of antipsychotic. Okay. Then we'll move to the adverse effects. Yes, adverse effect. अब जो unwanted effects हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बहुत सीवियर काइंड ऑफ इफेक्ट्स हैं, ये भी देखने को मिलती है CPZ के यूजेज से. तो वो क्या क्या है हम देख लेते हैं. सीरियस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट करता है, पॉस्चुरल हाइपरटेंशन, मतलब आपका जो BP है वो काफ़ी जल्दी फॉल हो जाएगा. देन पैल्पिटेशंस. और पैल्पिटेशंस क्या है, ये जो आपका हार्ट धड़कता है, राइट, उसकी जो फीलिंग है वो इनसाइड है, आपको अंदर फीलिंग होता है. बट पैल्पिटेशन का मतलब है बाहर, जैसे आपको धक 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 बहुत बाहर फील होना, आपको जैसे लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी ऐसे फील होता है कि अब ये हार्ट मेरे मुंह से बाहर निकल के आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, एजिटेशन होने लगता है, काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फीलिंग होती है. तो दिस इज द पैल्पिटेशन, ये होने लगता है. देन ब्लर्ड विजन, आपको आंखों में जो विजन है, आपकी जो विजुअल एक्यूटी है वो भी ब्लरिंग हो जाती है, वो प्रॉपर आप देख नहीं सकते. देन ड्राई माउथ एज यूजुअल. देन कॉन्स्टिपेशन. सो दिस इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एडवर्स इफेक्ट्स. देन मूव टू द CNS, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
यहाँ पे क्या क्या है, ड्राउजीनेस, देन मेंटल कंफ्यूजन, कंफ्यूजन आपको होने लगता है यहाँ पे, देन अगेन द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, देन मूव टू द एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस। अब एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस क्या क्या है एंडोक्राइन सिस्टम में, गायनेकोमेस्टिया एंड गैलेक्टोरिया। गायनेकोमेस्टिया क्या है, गायनेकोमेस्टिया इज अ डिजीज डिसऑर्डर जो जनरली होता है बॉयज में या फिर मेल्स में देखने को मिलता है। जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो फीमेल का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। अब ब्रेस्ट तो मेल्स में पाए नहीं जाते, बट अगर गलती से क्या हो कि कुछ चेंजेस आ जाए जिस वजह से ड्रग इंड्यूस हो या फिर कोई पॉलीप्लॉइडी हो या फिर आपको कोई डीएनए प्रॉब्लम हो, सो यहाँ पे क्या होता है गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं ये मेल्स में देखने को मिलता है। सो दिस इज डिफेक्ट, राइट, सो and seen in the males. So this is gynecomastia, and galactorrhea means increase in the galactose formation. Okay, then hypersensitivity reaction. Hypersensitivity reaction मतलब क्या, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाना सडन। ओके, सो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। अब जैसे आपको पता है कि डब्ल्यूबीसीज में होता है ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, एंड साइटोसिस का क्या मतलब है, इंक्रीज मतलब सिंथेसिस होना। ओके, सो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब क्या, ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है उनकी सिंथेसिस काफी बढ़ जाती है, राइट। देन जॉन्डिस, दैट इज द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आवर स्किन, देन आई स्क्लीरा, देन नेल्स, व्हाटएवर इट इज, due to accumulation of the bilirubin, right? I have already discussed this in my hepatitis video. Okay, then skin rashes, rash होने लगती है, खुजली, itching होने लगती है. So these all are the hypersensitive reactions. Then we'll move to the uses. अब uses क्या क्या है क्लोरप्रोमाजिन के, वो देख लेते हैं. साइकेट्रिक कंडीशंस, कोई भी साइकेट्रिक कंडीशंस हो जैसे फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया, डेलीरियम, डिमेंशिया, ये सारी चीजें अगर आपको हो तो आप सीपीजेड यूज कर सकते हैं. सीपीजेड मतलब क्लोरप्रोमाजिन. देन न्यूरोसाइकोटिक सिंड्रोम. अब न्यूरोसाइकोटिक सिंड्रोम्स क्या क्या है, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म. अगर कोई इंसान बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से अल्कोहल का सेवन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक है, वो इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा है, सो एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज सीपीजेड. ओके, देन हंटिंगसन डिजीज, दिस इज अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द न्यूरॉन्स. Then for nausea and vomiting also we can use CPZ because CPZ is a good anti-emetic. Anti-emetic का क्या मतलब, emesis का क्या मतलब है, vomiting. Anti-emesis का मतलब जो vomiting को रोके. So CPZ is also a good anti-emetic. मतलब vomiting अगर आपको हो तब उस टाइम पे भी आप CPZ ले सकते हैं. But what and which time? आप डेफिनेटली इस चीज को फिजिशियन से ऑर्डर लें. इस चीज का डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे उसी टाइम पे आप लें, खुद से कुछ भी ना ले, बिल्कुल इस चीज को ना ले, बिकॉज दिस इज दिस कैन, अगर टॉक्सिसिटी ज्यादा हो तो एडवर्स इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है. इसलिए कुछ भी मेडिकेशंस ले, जरूर से जरूर आप इस चीज को डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के साथ ही यूज करें. देन नेक्स्ट वन इज हिकअप. दैट इज हिकअप मतलब क्या, हिचकी आना. सो सीपीजेड कैन कंट्रोल इंट्रैक्टेबल हिकअप्स. इंट्रैक्टेबल मतलब क्या, जो सही नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत पानी पी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, किसी भी चीज से उस हिचकी को आप दूर नहीं कर पाए, तो एट इंट्रैक्टेबल हिकअप है तो उस टाइम पे आप सीपीजेड यूज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस. ओके, देन विल मूव टू द लास्ट वन एंड द मेन वन, दैट इज द नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब एक नर्स का दायित्व क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अगर एक इंसान, ह्यूमन ऑब्वियसली, अगर वो एंटीसाइकोटिक ले रहा है तो इसके लिए नर्सेस को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, राइट, साइकोसिस ट्रीटमेंट. तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है. तो क्या क्या है देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक सिप्स ऑफ वाटर फ्रीक्वेंटली टू रिलीव ड्राइनेस ऑफ द माउथ. क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो CNS का इफेक्ट है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाता है. उस टाइम पे हम पेशेंट को ये कह सकते हैं एज अ नर्स कि आप वाटर लें, बट काफ़ी सिप से, धीरे धीरे लें, बहुत ज़्यादा वाटर साथ में ना लें, बिकॉज ये आपकी किडनी पे जाके इफेक्ट कर सकता है. तो इसीलिए सिप्स ऑफ वाटर आप यूज करें. देन अ हाई फाइबर डाइट, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक. क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ड्राइनेस ऑफ द माउथ है, जन स्वेटिंग जो है उसकी डिक्रीज हो जा रही है, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो उस वजह से इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, जो भी फ्लूइड है जैसे नॉर्मल
सलाइन है या फिर ग्लूकोज वाटर है, उसके साथ आपको फ्रूट जूसेस है, टेंडर कोकोनट ऑयल, वाटर्स हैं, इन चीज़ों को आप सेवन करें प्रॉपरली एंड हाई फाइबर रिच डाइट खाएं, प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। इस चीज़ से क्या होगा कि आपको जो उसके इफेक्ट्स हैं क्लोरप्रोमाजिन के या फिर अदर साइकोटिक ड्रग्स हैं उनके जो इफेक्ट्स हैं उनसे आप कहीं ना कहीं किसी हद तक बचे रह सकते हैं, मतलब क्या जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपको नहीं होंगे। सो देन विल एडवाइज द पेशेंट टू गेट अप फ्रॉम द बेड एंड चेयर वेरी स्लोली। हाँ, क्योंकि ये जो एंटीसाइकोटिक है ये न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट साइकोसिस में इफेक्ट करता है, तो जनरली ये आपके ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका ब्रेन में आपकी इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आए, सो अगर आप सडनली उठते हैं आपके बेड से, सडनली चेयर से जाके आप चलने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अगर बीपी फॉल हो जाए तो आप गिर सकते हैं, फेंट हो सकता है, सिंकोप हो सकता है, सडन फेंटनेस आपको फीलिंग हो सकती है, इसी वजह से कहीं कहीं हैमरेज भी हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। तो आप धीरे धीरे बेड से उठें, धीरे धीरे चेयर से उठें, फिर धीरे धीरे मूव करें, राइट। Then observe the patient regularly for any abnormal movements। कोई भी अगर abnormal movements है, जैसे drug induced parkinsonism में देखा जाता है, tremors है, bradykinesia है, then rigidity है, this kind of अगर आपको कोई abnormal movements patient में दिखे, उसके लिए भी आप काफ़ी regularly check करते रहें इस चीज़ को, okay। Then patient should be warned about driving a car or operating machinery। yes, क्योंकि ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, तो कभी भी अगर आप कार ड्राइव करें या कोई भी मशीनरी जो काफ़ी हैवी है उस चीज़ को अगर आप ऑपरेट करें, तो जनरली आपको रीजनिंग या कॉग्निशन आपकी इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, सो आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसका इफेक्ट ब्रेन पे है, तो आपको पेशेंट को जनरली कहना यही चाहिए कि आप कार ड्राइविंग से बचें, क्योंकि बहुत टाइम हो सकता है कि अचानक स्टैग्नेंट हो गए, कहीं ऐसा एडवर्स इफेक्ट हो गया कि आपके हाथ से स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है, तो सडनली उसका एडवर्स इफेक्ट हो गया, तो एक्सीडेंट्स, हैमरेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। सो ये चीज़ों से बचने के लिए पहले ही आप वार्न कर दें, बिकॉज यू आर हैविंग ऑनगोइंग ट्रीटमेंट through undergoing the antipsychotic drugs, so you should be warned with about the driving of a car or any kind of operating with the machinery, okay। Then the last one is seizures precaution should be taken as clozapine reduces seizure threshold। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो अनट्रीटेड एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं वहाँ पे जो सीजर का थ्रेशोल्ड है उसको कम कर देता है CPZ, तो इसीलिए और मेनली उस ड्रग का नाम है क्लोजापाइन, ओके। सो इसीलिए कोई भी अगर पेशेंट है जो क्लोजापाइन ले रहा है, उसके ऑनगोइंग ट्रीटमेंट में है, तो उनको हमेशा कहें कि सीजर्स के जो प्रिकॉशन है उन चीज़ों को आप ध्यान से देखें, ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज एंटीसाइकोटिक्स। सो लेट्स समराइज द टॉपिक। हमने आज क्या क्या पढ़ा वो हम देख लेते हैं, ओके। तो हमने आज देखा द फर्स्ट वन इज साइकोसिस। साइकोसिस क्या है वो हमने देखा, द मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, उससे रिलेटेड हेलुसिनेशन, डेल्यूजन एंड इल्यूजन। देन हमने देखा क्लासिफिकेशन, द 8 मेन क्लासिफिकेशन, उसके एग्जांपल्स हमने देखे। देन वी हैव सीन द इंडिकेशन कि कौन कौन से चीज़ों में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव सीन द CPZ दैट इज क्लोरप्रोमाजिन, उसको कैसे हम यूज़ करें, उसका मेन जो वाइड वैरायटी है उस चीज़ को कैसे वो काम होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा हमने। देन वी हैव सीन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका फार्माकोलॉजी में क्या एक्शन होगा। सिस्टमेटिकली हमने देखा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, देन ऑटोनॉमिक सिस्टम में, देन CNS में, ये सारे हमने चीज़ें देखी। देन वी हैव सीन द एडवर्स इफेक्ट, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है वो हमने देखा। देन वी हैव ऑल्सो सीन द यूजेस, उसको कौन कौन से क्षेत्र में हम यूज कर सकते हैं हमने वो देखा। देन एट लास्ट वी हैव सीन द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अ नर्स इज ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज इन टच विद द पेशेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा एक नर्स पेशेंट्स के साथ रहती है, सो दैट्स वाई a nurse should be more responsible when a patient is an ongoing treatment with the antipsychotics. So here we have summarized the topic. So ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा इस टॉपिक के बारे में, और अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। एंड यस, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं और मेरे जो पहले भी मैंने वीडियोस बताए हैं, जैसे IMNCI में भी मैंने बताया है, हेपेटाइटिस में भी बताया है, देन डायबिटीज इंसिपिडस में भी बताया है, उन सारे वीडियोस के जो लिंक्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। एंड यस, स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर वॉचिंग कंटिन्यूसली टू माई चैनल। एंड यस, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Do like, share and subscribe my channel, and yes, namaskar.